गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे भगवान की कृपा से। चलिए, आज 27वां क्लास है, 27th क्लास है। हम लोग जहाँ तक पढ़ चुके थे उसको आगे बढ़ाएंगे। 3.4 तक हम लोगों ने सभी को ही ख़त्म कर लिया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5। बस उसके पहले बस थोड़ी सी मैं चर्चा कर लूँ। कल बिहार बोर्ड मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट आया। रिजल्ट बड़ा ही शानदार रहा, खास करके आपके अपने इंस्टीट्यूट जिस चैनल पर आप क्लास कर रहे हैं, मदर टेरेसा ट्यूशन पॉइंट का रिजल्ट हर बार से अच्छा रहा। हाईएस्ट गया 447, 447, 89.4%। साक्षी कुमारी, ठीक है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, हो सकता है बहुत सारे बच्चे की जानकारी लेट से मिल पाती है। कल नेट का भी प्रॉब्लम चल रहा था, है ना। और बहुत सारे ऐसे, दूसरा स्थान रहा मिस्टर राजेश कुमार का, जिन्होंने 438 लाया। 438 ये भी बहुत अच्छा मार्क्स है। तीसरा स्थान रहा सचिन का, जो क्विज विनर भी रहा था, जो 436 लाया। मतलब 400 से अधिक लाने वाले, 80% से अधिक लाने वाले अभी तक 20 से ज़्यादा बच्चे मिल चुके हैं केवल इंस्टीट्यूट के। और डिस्टिंक्शन, जिसको 75% हम लोग बोलते हैं, ये कम से कम 30 से अधिक बच्चे अभी तक जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि जिन्होंने डिस्टिंक्शन अचीव किया है इंस्टीट्यूट से। बहुत खुशी की बात है। हम सबों का मेहनत, हम सभी शिक्षकों का मेहनत, साथ साथ आपका मेहनत रंग लाया। और इसी मेहनत के लिए, इसी रिजल्ट के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो, आपका भविष्य अच्छा हो। कम से कम 150 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी तक जानकारी के अनुसार मिल चुके हैं, जिन्होंने इंस्टीट्यूट से केवल फर्स्ट डिवीज़न किया है। मतलब फर्स्ट डिवीज़न से 60% से अधिक मार्क्स लाए। और आज दिन भर में और सारा क्लियर हो जाएगा। मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप केवल रिजल्ट का बनाऊंगा। मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा कि किस बच्चे ने क्या परसेंटेज लाया, उसका क्या मेहनत रंग लाया। हमारे इंस्टीट्यूट का, आपके इस मदर टेरेसा ट्यूशन पॉइंट का, आपके भाई का, आपके बंधुओं का मेहनत क्या रंग लाया, इस पर एक मैं वीडियो बनाऊंगा और किसी समय, आज या कल या परसों डाल दूंगा। आज मैं संक्षेप में मैंने बताया। आज बहुत खुशी मिल रही है। आज हम लोग सभी शिक्षक लोग बहुत खुश हैं। मैथ में मिली जानकारी के अनुसार, मैथ में राजेश कुमार का 97 है, जो हाईएस्ट है। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिसमें 95, संस्कृत में 95 एंड एवं हाईएस्ट है, हिंदी में 94 हाईएस्ट है। तो इस तरह से और भी जानकारी आज दिन भर में मिल जाएगी। तब एक छोटा सा मैं वीडियो बना करके मैं उस पर विस्तृत चर्चा करूँगा, ठीक है। अभी हम लोग सभी शिक्षक बहुत खुश हैं। हम लोग आगे पढ़ लेते हैं एक्सरसाइज 3.5। आज 27th क्लास है, 27वां क्लास है। इसी मेहनत के लिए हम लोग, इसी रिजल्ट के लिए हम लोग सभी इतनी मेहनत करते हैं। पर रोज राउंड लेना, हर सैटरडे को टेस्ट लेना, उसके बाद लास्ट में 1 महीने तक लगातार मंथली टेस्ट लेना, उसकी कॉपियों को चेक करना, बहुत मेहनत का काम है। दिन रात एक करना होता है। लेकिन जब रिजल्ट ऐसा होता है तो फिर दिल बाग बाग हो जाता है। लगता है चलिए मेरा मेहनत आपके काम आया, आपके भविष्य को बनाने के काम आया। तो फिर सब कुछ सुहाना, सब कुछ अच्छा लगने लगता है ना। बिहार बोर्ड में 75% से अधिक या 80% से अधिक मार्क्स लाना वाकई एक बड़ी बात होती है। और बच्चे 1-2 नहीं, 20 से ज़्यादा बच्चे 80% से यदि ज़्यादा ला रहे हैं, और तो बहुत खुशी हो रही है। वो बच्चे जो बताए रास्ते पर चले, जिन्होंने मेहनत किया, जिनके माता पिता ने भी थोड़ा ध्यान दिया, वो बच्चे अभी रिजल्ट इतनी अच्छी ला रहे हैं। फ़ोन करते हैं और फ़ोन पर ही रोने लगते हैं, खुशी से उनकी आंसुएं टपक जाती हैं। तब सोचिए हम लोगों का क्या होता होगा, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि सर हम 80% लाएंगे, लेकिन उनके मेहनत ने और हम सबों के मेहनत से वो बच्चा 80% लाता है और फ़ोन पर रोने लगता है। ऐसा कल से कम 4-5 हो चुका है।
चलिए, ज़्यादा सेंटी हम नहीं करना चाहेंगे माहौल को। हम लोग क्लास करते हैं, एक वीडियो बनाएंगे हम इस पर, केवल रिजल्ट पर। इतना अच्छा रिजल्ट हुआ है इसलिए लाजमी है, बनता है कि एक वीडियो इस पर केवल रिजल्ट पर बनना चाहिए। चलिए अभी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप पढ़ने के लिए जुड़े हैं। चलिए, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। किसका एक अद्वितीय हल है, मतलब जांच करना है, किसका कोई हल नहीं है, जांच करेंगे। और यदि अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल को ही अद्वितीय हल कहा जाता है, तो उस स्थिति में वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात करना है। लेकिन देखिए ये बात ध्यान रखिए, केवल अद्वितीय हल की स्थिति में। इसके अलावा यदि कोई भी स्थिति बनता है अद्वितीय के अलावा, जैसे कि बन जाएगा अनेक हल वाला या कोई हल नहीं वाला, तो उसको वहीं पर छोड़ देना है, वो वज्र गुणन विधि से बनेगा भी नहीं। मैंने पहले भी बताया था कि केवल अद्वितीय हल वाला मतलब केवल एक हल वाला ही किसी भी बीजगणितीय विधि से, चाहे वह प्रतिस्थापन हो, चाहे विलोपन हो, चाहे वज्र गुणन से बनता है ना। आलेख विधि से हम कोई भी बना सकते हैं, लेकिन बाकी सभी विधि जो है केवल अद्वितीय वाले के लिए है, मतलब जिसका समीकरण का नाम अविरोधी है, केवल उसके लिए है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक का एक नंबर, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जांच करना है कि यह किस टाइप का है, केवल एक हल वाला है या कोई हल नहीं वाला है, कौन सा है। और यदि अद्वितीय हल वाला मतलब केवल एक हल वाला होगा, तभी इसमें वज्र गुणन विधि लगाना है ना। तो देखिए अचर पद जो है ये इस साइड में ही है, तो बहुत बढ़िया बात है, कुछ करना नहीं है। चलिए A1, B1, C1, A2, B2 और C2। नाउ A1 बाय A2, A1 का मान 1, A2 का मान 3, 1 बाय 3। चलिए B1 बाय B2, B1 का मान -3 अब B2 का मान -9, माइनस माइनस खत्म, 3 1 जा 3, 3 जा 9, 1 बाय 3। C1 बाय C2, C1 का मान -3 और C2 का मान 2, खत्म, खट के हो गया 3 बाय 2। आपने क्या देखा, ये दोनों बराबर है, 1 बाय 3, 1 बाय 3। इसका मतलब A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2। लेकिन ये तीसरा जो है C1 बाय C2 ये नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। आपने देखा कि ये दोनों बराबर है, लेकिन ये दोनों नॉट इक्वल टू है। इसका मतलब है कि यह विरोधी समीकरण है और इसका कोई हल संभव नहीं है। जब तीनों नॉट इक्वल टू होता है तब वो अविरोधी वाला होता है, उसका केवल एक हल मतलब अद्वितीय हल होता है, लेकिन वो तो आया नहीं। लिख देंगे भाषा, अतः दिया गया समीकरण विरोधी है, नाम लिख देंगे, नहीं भी पूछेगा, विरोधी है, इसके कोई हल संभव नहीं है। हो गया, बात खत्म। जब हल संभव ही नहीं है तो फिर कोई भी विधि वज्र गुणन हो या कोई भी विधि से यह बनाना संभव नहीं है, केवल आलेख विधि संभव है, जो कहा नहीं गया है। तो बात खत्म हो गई, है ना।
चलिए इसको आप लोग क्या करें, अपने अपने वीडियो को रोक करके इसको उतार लें, मतलब इसमें वज्र गुणन विधि नहीं लगाना है क्योंकि यह विरोधी है और इसका कोई भी हल संभव नहीं है। चलिए अब हम लोग इसी का 1 नंबर का दूसरा सवाल लेते हैं, है ना। इसमें भी क्या करना है, चेक करना है पहले कि कितने हल हैं, और यदि अद्वितीय, अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो, मतलब नहीं, और द्वितीय मतलब दूसरा, दूसरा ना हो मतलब केवल एक, केवल एक को ही अद्वितीय कहा जाता है। चलिए चूंकि 2x + y + 5 को इधर बुला लेंगे, क्या हो जाएगा -5। a1 b1 c1 जब भी निकालते हैं तो पहले 5 को, अचर पद को लेफ्ट साइड ले आते हैं। 3x + 2y + 8 को भी इधर बुला लेंगे, -8 हो गया। नाउ a1 = कितना है 2, b1 1, c1 कितना -5, a2 3, b2 = 2, c2 = -8। ठीक है, a1/a2 निकालते हैं। a1 का मान 2, a2 का मान 3, नहीं कटेगा, इसको यूं ही उतार दिए। b1/b2, b1 का मान 1, b2 का मान 2, 1/2, c1/c2, -5/-8, माइनस कट गए, क्या बचा 5/8। आपने क्या देखा, तीनों अलग अलग है, ये कुछ और है 2/3, ये 1/2, ये 5/8। आपने देखा कि तीनों a1/a2 not equal to b1/b2, it not equal to c1/c2, है ना। तीनों नॉट इक्वल टू है, और जब तीनों नॉट इक्वल टू है तो इसका मतलब है कि इसका केवल एक हल होगा, वही अद्वितीय वाला। अतः दिया गया समीकरण अविरोधी है, इसी को अविरोधी कहते हैं। इसके कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, केवल एक इसी को बोलते हैं अद्वितीय, मतलब केवल एक हल होंगे। इसके कितने हल होंगे, केवल एक हल होंगे। तो हल होंगे तो अब आप वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए, है ना, यही कहा गया है इस सवाल में। इसलिए वज्र गुणन विधि से अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से वज्र गुणन विधि लगाएंगे और x और y का मान निकालेंगे, जैसा कि सवाल में कहा गया है ना। चलिए हम बताए थे, याद होगा आप लोगों को शायद, गियर लगाने के लिए वज्र गुणन वाला जो क्लास अटेंड किए होंगे, x का y का फिर अचर पद का, ठीक है। तो जब x का गियर लगाते थे, याद कीजिए, ये जो x से निकला है इन दोनों को ढक लेते थे, याद आया होगा। x से क्या निकला है 2, यहाँ 3, ये दोनों ढक, जब x का गियर लगेगा तो ये दोनों, हम थोड़ा स्पीडली आज बता देंगे, पहले बता चुके हैं एक बार पहले के वीडियो में। यदि आप वज्र गुणन विधि वाला नहीं पढ़े हैं तो वहाँ जाके पढ़ लीजिए, और यदि तेजी से समझ सकते हैं तो आज हम बता देते हैं। तो ये क्या हो गया, x वाला दोनों ढका गया, यहाँ से पहला गियर स्टार्ट होता है, इसको इससे गुना होगा और इसको इससे गुना होगा, और इस दोनों के गुना में इन दोनों के गुना को घटा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस विधि का नाम ही है। तो x का गियर लग रहा है तो ये दोनों ढक गया, -8 को गुना होगा 1 से, -8 को गुना होगा किससे, 1 से, और 2 को, ये दोनों तो ढका गया, तो 2 को गुना होगा किससे, -5 से, और इन दोनों के गुना में
इन दोनों के गुना को घटा देते हैं। याद आ रहा होगा आप लोग को वज्रगुणन विधि में, आप लोगों ने होमवर्क भी बना के भेजा था। अब y वाले को जब लेंगे तो y से क्या क्या निकला है, यहाँ 1 b1 ये b2, ये दोनों ढका जाता था, ढक लिया मैंने। अब बच गया क्या, ये दोनों और ये दोनों, 2 नंबर गियर यहाँ से स्टार्ट होता था, -5 को 3 से गुना होगा और 2 को -8 से गुना होगा, है ना। और लास्ट में अचर पद का, जब अचर पद लेते थे 1 तो अचर पद से क्या क्या निकला है, ये दोनों ढक देंगे, मान लीजिए, कल्पना कीजिए, बच गया ये दोनों, इन दोनों के गुना में 3 नंबर गियर यहाँ से स्टार्ट करते थे, 1 यहाँ से, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, ठीक है। तो ये दोनों ढका गया तो बच गया ये चारों। अब इन दोनों को गुना कीजिए 2 × 2 और इसमें घटा दीजिए, क्या घटा दीजिए, 3 × 1, है ना। बिल्कुल आसान है वज्रगुणन विधि, 1-2 बार बनाइएगा। यदि आप पहले नहीं पढ़े हैं तो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि पहला दिन जो मैंने वज्रगुणन विधि वाला क्लास लिया था उसको आप अटेंड कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। खैर ठीक है, और यदि किए हैं, समझ रहे हैं, तब तो कोई बात नहीं। -8 × 1 -8 माइनस प्लस 2 × 5 10 y -5 × 3 -15 माइनस प्लस 8 × 2 क्या हो गया 16, 2 × 2 4 -3 × 1 3, 10 में 8 गए 2, 16 में 15 चले गए 1 1, 4 में 3 गया 1। अब 9, हाँ, जब एक बार आप x वाले को इसके बराबर करेंगे, एक बार y वाले को इसके बराबर करेंगे, है ना, सब हो चुका है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x × 1 2 × 1 2, जब y/1 इसको बराबर करेंगे किसके, 1/1 के, कोना कोनी गुना y = 1, अतः x = 2 y = 1। ये आंसर हो गया आपका। किस विधि से हम लोगों ने ज्ञात किया, वज्रगुणन विधि से। किस विधि से, वज्रगुणन, इसी को बोलते हैं। पहले चेक करने कहा गया था यदि अद्वितीय हल हो, मतलब केवल एक वाला, तभी आप ज्ञात करेंगे वज्रगुणन विधि। हमने चेक किया तो पता चला कि ये अद्वितीय हल वाला है, उसके बाद वज्रगुणन विधि लगा दिए। वज्रगुणन विधि में क्या करते हैं हम लोग, जब x, y और अचर पद 3 गियर की ये गाड़ी है, कितने गियर की गाड़ी है, 3 गियर की, तो पहले एक बार x वाले को लेकर ढक देते हैं। x से क्या निकला है 2 और 3, ये ढका गया। यहाँ से गियर स्टार्ट होता है -8 × 1, गुना में आप 1 को पहले लिखिए या -8 को, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा 1 × -8 भी लिख सकता है। अब जैसे 2 × -5 लिखे, हम -5 × 2 भी लिख सकते हैं, गुना में कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों के गुना में इन दोनों के गुना को घटा दिए। देखिए क्या हुआ, 1 × -8, वही 1 × -8 और 2 × -5, 2 × -5 दोनों को गुना करके, ये बीच वाला जो माइनस है ये सूत्र का माइनस है। ये किस चीज का माइनस है, सूत्र का। वज्रगुणन विधि में सूत्र होता है, इसलिए जब y लिए तो y से ये दोनों निकला है, तो इन दोनों को ढक दिए हैं, तो 2 नंबर गियर यहाँ से स्टार्ट होगा, y में 2 नंबर गियर स्टार्ट, -5 × 3 और 2 × -8, इन दोनों को गुना करके बीच का माइनस, ये सूत्र का माइनस है। और अचर पद को जब लिए 1, तो अचर पद वाला ये दोनों ढक दिया हमने, 3 नंबर गियर यहाँ से स्टार्ट होगा, 2 × 2 3 × 1, और इन दोनों के गुना में इन दोनों के गुना को घटा दिए, सॉल्व कर दिए, x y का मान निकल गया, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोग इसको अपने अपने वीडियो को रोक करके उतार लीजिए। ये दूसरा टाइप का पहला सवाल है। सवाल को देखिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है 2x + 3y = 7, a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। करना क्या है इसमें, ध्यान से पढ़ते हैं। a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है ना। देखिए ये समीकरण आपके सामने है,
कहा जा रहा है, इसमें तो सब कुछ ठीक है, ये समीकरण 2x + 3y = 7, ये जो ए बी यहाँ भी ए बी कई जगह पर है, कहा जा रहा है कि a और b के किन मानों के लिए इसके अनेक हल होंगे। अनेक हल कब होता है आपको याद करना है, जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, जब तीनों बराबर होता है तभी इसका अपरिमित रूप से क्या होता है, अनेक हल होता है ना। बस a और b का मान निकालना है। a1 बराबर कितना है, अच्छा एक काम कीजिए, वही अचर पद को इस साइड ले आते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए लाते रहे हैं इसलिए ले आते हैं। +7 इधर आएगा, -7 = 0। a - b × x, a + b × y, इसको इधर कर लेंगे, समुच्चा को एक टर्म मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, -3a + b -2 = 0। ये पूरा को एक टर्म मान लेते हैं C2, ये समुच्चा एक टर्म हो गया, इसको उधर ले आए, माइनस शुरू में हो गया। नाउ a1 = कितना है, 2, b1 = 3, c1 = -7, a2 = a - b, b2 = a + b और c2 = माइनस इंटू इतना 3a + b - 2, है ना। a1 b1 c1, a2 b2 c2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, a1/a2 का मान निकाल लेते हैं। एक चीज इसमें तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, पूछा जा रहा है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए ताकि उपरोक्त समीकरण के दिए गए रैखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। लिखेंगे उपरोक्त मैंने ऊपर लिखा हुआ, ऊपरी जोड़ उपरोक्त समीकरण के अनेक हल होते हैं या होंगे जब, कब होते हैं आप लोग याद कीजिए। किसी भी समीकरण के अनेक हल तब होते हैं जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो, मतलब तीनों जब बराबर हो। a1 का मान 2, a2 का मान a - b, b1 का मान 3 और b2 का मान a + b c1/c2, -7 और नीचे कितना है, -3a + b -2, माइनस कट गए, ठीक है। ये तीनों जब बराबर होगा तो अनेक हल होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी को भी बराबर कर दीजिए, एक बार पहले वाले को अचर के बराबर कर दीजिए, एक इक्वेशन निकल जाएगा। फिर दूसरे वाले को भी अचर पद के बराबर कर दीजिए, ये वाला कांस्टेंट c1/c2 है, इसके बराबर कर दीजिए, इससे दूसरा समीकरण निकल जाएगा। और जब दो समीकरण निकल जाएगा तो फिर हम लोग a और b का मान निकाल देंगे किसी भी विधि से। जब 2/a - b 3a + b - 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसको, इससे एक इक्वेशन बनेगा, है ना। 7 × a
7a माइनस 7b, 7 को इन दोनों से ही गुना हो गया, 2 को इन दोनों से गुना होगा, 2 इंटू 3a 6a, 2 इंटू b 2b, 2 इंटू -2 -4। ए बी वाले को एक साइड कर लेते हैं, अचर पद को दूसरे तरफ कर लेते हैं। सेवन ए माइनस 7b प्लस 6 से इधर आता है, -6 से प्लस 2b इधर आएगा, -2b इक्वल टू -4, है ना। 7a में 6a चला गया, 1a, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, -7b -2b समान चिन्ह में जुड़ता है, -9b इक्वल टू -4, इक्वेशन 1। यदि 1 2 यहाँ मान लेते तो 3 4 मानते, चलिए उधर नहीं आवश्यकता नहीं थी तो हम लोग यहाँ 1 मान लेते हैं। अब एक बार क्या करेंगे, दूसरे वाले को अचर पद के बराबर करेंगे। जब 3/a प्लस b इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2, 3a प्लस b माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 3 9a, 3 इंटू b 3b, 3 इंटू -2 -6, ठीक है। 3 को इन दोनों से, पहले किसी को भी आप गुना कर सकते हैं, 7 को a से 7a, 7 को b से 7b। अब a और b वाले को एक तरफ ले आते हैं, 9a प्लस 3b प्लस 7a इधर आएगा, -7a प्लस 7b इधर गया, -7b, -6 उधर चला गया, +6। 9a में 7a घटा दीजिए, 2a, 3b में 7b चला गया, -4b इक्वल टू 6। अब चाहिए तो इसका 2 कॉमन लेकर के उधर ले जाके भाग देके समीकरण को हल्का भी कर सकते हैं हम लोग, वही कर लेते हैं। 2 कॉमन ले लेते हैं, a माइनस 2b इक्वल टू 6, a माइनस 2b 6 डिवाइडेड बाय 2 3, कितना हो गया 3। चलिए इक्वेशन 2, 2 समीकरण आपके पास हो गए, है ना। अब आप लोगों को क्या करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। चाहे किसी इसमें, इस सवाल में ये नहीं लिखा हुआ है कि किस विधि से बनाना है, विलोपन से या प्रतिस्थापन से या वज्र गुणन से, तो आपकी मर्जी है, आपको जो विधि अच्छा लगे आप उस विधि से ए और बी का मान निकाल सकते हैं। जो विधि आसान लगे, वज्र गुणन से बनाना हो तो वज्र गुणन से बना दीजिए, प्रतिस्थापन से बनाना हो तो उससे, या विलोपन से तो उससे, जिससे मन हो उससे बना दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका 3 नंबर सवाल जो है, इसका दूसरा का दूसरा सवाल भी है, अपने से प्रयास करेंगे, नहीं बनेगा तो फिर कल हम इस पर चर्चा करेंगे। 3 नंबर सवाल को ध्यान से देखिए। निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। फिर वही वाली बात है, मतलब इसको 2 विधि से बनाना है, 8x + 5y = 9 और दूसरा समीकरण है 3x + 2y = 4, मतलब 2 विधि प्रतिस्थापन से और वज्र गुणन से बना देना है और बना के लास्ट में लिख देना है कि दोनों ही विधि को हम उपयुक्त मानते हैं। इसमें दोनों ही विधि ठीक है, हम क्यों किसी विधि को खराब कहेंगे, ठीक है। 4 नंबर में अब 5 सवाल है और करना क्या है इसमें, जैसे छात्रावास वाला एक सवाल है, एक भिन्न वाला सवाल है, अंश और हर वाला जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आपको करने क्या है, 2 समीकरण बनाना है, सवाल को ध्यान से रुक रुक के पढ़ना है, 2 समीकरण बनाना है और समीकरण से x और y का मान निकालना है, आंसर हो जाएगा। जैसे 4 का दूसरा में एक भिन्न है, मान लिया भिन्न का अंश x है और नॉमिनेटर x है, डिनोमिनेटर y है, हर y है, तो भिन्न हो गया x/y। जो कहा जाएगा वो करना है, अपने से बनाना है इसको, और यदि नहीं बनता है तो हम इस पर आज नहीं, हम इस पर कल चर्चा करेंगे। आज छोटा ही क्लास ले रहे हैं, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, पूरे चैप्टर को एग्जाम्पल सहित बनाएंगे। आज छोटा क्लास ही ले रहे हैं।
चलिए, तो होमवर्क यही एक्सरसाइज 3.5 प्लस एग्जाम्पल, इसी चैप्टर का एक्सरसाइज और इसी चैप्टर का एग्जाम्पल आपको पूरा बनाना है, अच्छे से बनाना है, प्रयास करना है। सब पहले 4 नंबर में 2 समीकरण बनेगा और 2 समीकरण बनेगा, दोनों समीकरण को हल करके XY का मान निकलेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छे से प्रयास करेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे तो जितनी खुशी अभी हमें आपके बड़े भाई के रिजल्ट से हो रहा है, अगली बार आपके रिजल्ट से उतनी ही खुशी होगी हम सबों को, है ना। इसलिए आप लोग मेहनत करें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। चलिए, आज का क्लास हम समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।